चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है या कैसे होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए और फिर बाद में आप नोट्स बना के और अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो समता अंश होते हैं या जो साधारण शेयर होते हैं उनका विश्लेषण करना इतना इजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो रोकड़ प्रवाह होती है, जो कैश फ्लो होता है, वो स्थिर नहीं होता, वो एक जगह रुकता थोड़ी है, वो तो आएगा जाएगा और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए और ये हम मतलब फिक्स नहीं कर सकते, ना ही पहले से इसे स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, रोकड़ प्रवाह। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कैश फ्लो, आप हिंदी में ही लिखिए। ठीक है, कि रोकड़ प्रवाह फिक्स नहीं होता, यानी कि स्थिर नहीं होता। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि लाभांश और आय दो विकल्प होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होता है लाभांश जिसको डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में, लाभांश हो गया। दूसरी होती है हमारे पास आय। दो रूप में ही होती है हमारे पास, जो पैसा आता है हमारे पास दो ही रूप में आता है, एक लाभांश एक आय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस पर आधारित लाभांश पूंजीकरण और आय पूंजीकरण दो अवधारणाएं आ जाती है हमारे पास। अब हम उन दोनों अवधारणाओं को समझते हैं कि उनका क्या मतलब है इस चीज़ में। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, देखिए एक सेकंड, यस, पहला है हमारे पास क्या, लाभांश पूंजीकरण अवधारणा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा लाभांश होता है इसको यूज़ करने पर हमारे पास एक समस्या पैदा होती है। वो कौन सी होती है कि रोकड़ प्रवाह का समय। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कैश में हम पेमेंट करते हैं या कैश हमारे पास आता है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कैश फ्लो होता है उसका टाइम जो है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसी के लिए दो अवस्थाएं होती है, एक होती है एकल समयावधि, दूसरी होती है बहु समयावधि। इन दोनों अवस्थाओं को जानते हैं, इनमें एक एक फॉर्मूला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, लिख लेना 2-3 बार, इतने टफ नहीं है, इजी है, याद हो जाते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। इसे आगे भी ये जानकर ज्ञात किया जा सकता है कि देखो, या तो हमारे पास जो आय होगी या जो लाभांश होगा वो कैसे होगा, वो या तो हमारे पास एक निश्चित दर से होगा, ठीक है, एक फिक्स्ड रेट से होगा, या फिर अलग अलग दर से होगा। ठीक है, अलग अलग दर से होगा, या फिर कोई भी वृद्धि होगी नहीं, जैसे का है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब फिक्स रह गया। तो ये हमको समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप एक बार, जब आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बुक्स को एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा वो टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी है समझ नहीं आ रही, इतनी टफ हिंदी लिखी होती है। क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत बहुत होती थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, और मैं नहीं चाहती कि बाकी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो कि हिंदी में ले लिया है तो हिंदी के वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि समझ नहीं आती। ठीक है, तो अब आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, उसका मीनिंग समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, लाभांश डिविडेंड को कहते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें वो आपको इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब होता है हमारे पास एकल समयावधि मूल्यांकन, जो कि लाभांश पूंजीकरण अवधारणा का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना 1 वर्ष की एकल समयावधि, मतलब 1 वर्ष में एक ही समय अवधि के माध्यम से इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है ये P0 D1 1 + R + P1 1 + R। बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब आप याद कर लोगे, और आपको हाँ ये ज़रूर बताना, जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो उसको एक्सप्लेन ज़रूर करना। उसका मतलब होता है ये कि हमने P0 लिया है तो वो क्या चीज़ को दर्शाता है, D1 लिया है तो वो किसको दर्शा रहा है, P1 लिया है तो वो क्या दर्शा रहा है, या R लिया है तो वो क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो P0 दर्शा रहा है कि
करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब समतांशों की वर्तमान कीमत। वर्ष के अंत में प्रत्याशित लाभांश, वर्ष के अंत में प्रत्याशित समतांशों की कीमत के अंत में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना हम लाभांश एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अंशों की कीमत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा है अपेक्षित रेट कि जो हमारे पास रिटर्न आएगा उसकी क्या रेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, आप इसको समझ लेना, पढ़ लेना। वहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको याद ना रहे। उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होता, जो ब्रिलियंट है वो तो खैर कैसे भी कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो एवरेज हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कम से कम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ और सही तरीके से करके आएँ। ठीक है, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पास होना है और अच्छे नंबर आ जाते हैं इग्नू में, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुसमयावधि मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे समय होते हैं, इसमें कोई एक फिक्स समय नहीं होता कि हमें इसी समय पर मिलेगा या उस समय पर मिलेगा। इसमें बहुत सारे समय होते हैं, वे तो प्रगति काल तक लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इस वजह से समतांशों के मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब आप इसको देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है, एक मेन यही है, बाकी और कुछ नहीं है। P0 D1 1 + R1 एक बारी का हो गया क्योंकि इसमें समय निश्चित नहीं है ना, तो हमें एक टाइम हो गया। D2 1 + R2 यानी दूसरा समय हो गया। जितने समय दिए इन्फिनिटी तक ये हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कि प्रत्येक अवस्था का मुकाबला करने में मदद करता है, चाहे लाभांश फिक्स रहे, चाहे बढ़ रहा हो या उतार चढ़ाव हो, ये हर स्थिति में क्या होता है, काम आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हैं, एक है शून्य वृद्धि दर। ये आपको वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, बट समझ लो ऐसे, क्या पता उस जब एग्जाम के टाइम पे माइंड में रह जाए और आप 2 लाइनें लिखी दो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता कि शून्य वृद्धि दर के स्थान पर DT के स्थान पर हम D का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद रहे तो भी आप इसके मेन ये पॉइंट भी लिख दोगे ना कि बहुमूल्यांकन समयावधि, और उसके नीचे आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये बता दिया कि अलग अलग समय के लिए, क्योंकि समय निश्चित नहीं है। उसके बाद आप ये पॉइंट लिख दो कि इसके अंदर शून्य वृद्धि दर आती है, स्थिर वृद्धि दर आता है। ठीक है, दूसरा फिर आता है आपका कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, बहु वृद्धि दर आ गया, यानी बहुत सारी वृद्धि दर है, ये सब आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा अंदर डीप मत घुसो, आप जैसे है अच्छे से बस इसको समझो और इसको थोड़ा सा एक बार फ्लो में एक बार आप रीड कर लेना ज़रूर, क्योंकि रीड करने से क्या होगा, आपका एक ठीक रहेगा। ठीक है, आपको और माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आती है अवधारणा। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कैसे हम लोग आकलन करते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अनुमानित भावी आय प्रत्यंश, मतलब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इसका आय जो है प्रत्यंश इतना होगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है अनुमानित वृद्धि दर, कि इस दर से ये बढ़ेगा, या फिर सामान्य कीमत आय अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, अगर 1 साल तक निवेश अंश को अपने पास रखता है तथा DT अगले वर्ष में प्राप्त होने वाला लाभांश माना जाए तो प्रत्याशित प्रत्यय को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न D1 + P1 - P ब्रैकेट क्लोज P। ठीक है, P क्या है हमारे पास, एक्चुअल पे आउट रेशियो है, और P1 है हमारे पास एक्सपेक्टेड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। क्या कहते हैं कि इस संकल्पना का प्रमुख बिंदु सामान्य कीमत आय अनुपात का आकलन करना है। लाभांश को आय प्रत्यंश और भुगतान अनुपात यानी पे आउट के कार्य के रूप में बताया जाता है। उसका समीकरण इन्होंने हमें पास ये दे दिया, आप एक ही याद रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको P को इधर छोड़ के E को नीचे ले गए हैं, बस उतना ही है। ठीक है, वो ये है। ठीक है, DT PT ET। ठीक है, इसी DT की यहाँ पर बात हो रही थी ऊपर में। तो PT क्या है, पे आउट रेशियो, ET क्या है, अर्निंग पर शेयर इन टाइम, T जो है वो टाइम हो गया, DT क्या है,
डिविडेंड, डी मतलब डिविडेंड, टी मतलब टाइम। ठीक है, अब इसके बारे में हम ज़्यादा समझते हैं तो वो हम देखते हैं कि आय प्रति अंश तथा पे आउट अनुपात का पूर्वानुमान लगाने का अभिप्राय क्या है कि लाभांश का पहले से ही हम अनुमान लगाना, किसी चीज़ को करने से पहले ही उसका क्या करना, अनुमान लगाना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप ये चीज़ देखिए, इसके लिए ये एक फॉर्म आपको ज़्यादा, देखो मैं आपको समझा दूँ सिंपल वर्ड्स में कि ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, ना ही आप कीजिए। ठीक है, अगर आपको जितना समझ में आता है आप एक बार रफली आप वीडियो देखिए, समझिए एक एक पॉइंट को 2-3 बार। आप जब इसे समझ लेंगे ना, सुन लेंगे, क्योंकि जब कोई आपको कोई चीज़ समझाता है या फिर बोलता है तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ना एक बात की तरह रुक जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बस एक बार समझिए, उसके बाद आप इसको रफ रीड कर लीजिए किसी भी बुक से, आप इग्नू की बुक है उससे कर लीजिए, कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं उससे रीड कर लीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, बस अब इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य अवधारणाएं। अन्य अवधारणाओं में क्या होता है कि समता अंश का विश्लेषण करने के लिए लाभांश अथवा आय पर आधारित संकल्पनाओं के अलावा अन्य संकल्पनाएं भी हैं। ये प्रति अंश के पुस्तक मूल्य पर या फिर प्रति अंश तरलता मूल्य या प्रति अंश मूल्य पर आधारित है। आप इसको ये याद कर लीजिए, ये प्रति अंश के पुस्तक मूल्य या प्रति अंश तरलता मूल्य, ये छोड़ दीजिए, इनमें से एक लिख लीजिए। ठीक है, या फिर प्रति अंश मूल्य जो आपको आसान रहा, या तो ये आसान रहा या ये आधारित है, परंतु ये संकल्पनाएं अधिक लोकप्रिय नहीं है। ये लोकप्रिय नहीं है इसीलिए इनका वर्णन यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया गया, बस इन्होंने एक लिखा है पुस्तक वैल्यू। पुस्तक वैल्यू अब समझते हैं, पुस्तक वैल्यू क्या होती है। प्रति अंश पुस्तक मूल्य का अभिप्राय फर्म की निवल संपत्ति से है। फर्म की निवल मतलब कि नेट एसेट से है। ठीक है, पुस्तक मूल्य मतलब जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी पुस्तकों में, किसी की एंट्री करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हम उसके नेट एसेट्स होती है उसका वैल्यू को हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, एक आता है प्रदत्त समता अंश पूंजी, रिजर्व्स शेष यानी कि सरप्लस को अदत्त समता अंश यानी इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग की संख्या से भाग कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है। किससे, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, मतलब प्रदत्त समतांश पूंजी, रिजर्व और सरप्लस को ऐड करने से इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उदाहरण इन्होंने समझाया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, और कुछ बस आपका ये यहाँ तक ही है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा इक्विटी शेयर्स का मूल्यांकन। उसमें 2 मेन पॉइंट है, लाभांश पूंजीकरण और आय पूंजीकरण अवधारणाएं। ठीक है, उसके बारे में आपको जितना इतना समझ में आता ना, अगर आप इतना भी लिखते हो अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब आप इग्नू में बैठते हो ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बोलते हैं अरे ये तो था ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, या कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आपको, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों की नॉलेज रखो ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो खाली नहीं बैठो। ठीक है, अब दे के आओ एग्ज़ाम, ऐसा ना करो। ठीक है, क्या बिल्कुल छोड़ के आ गए पेपर, नहीं, छोड़ना नहीं है। जितना आपको समझ आता है उतना आप समझो, उतना आप करो और आगे एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, ये चैप्टर हमारा क्लोज। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे जोखिम एंड रिस्क। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न, सॉरी। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न। तो इसके लिए अब हम इसको समझते हैं और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और इतना मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं MCQ 7 से रिलेटेड, आपको कोई पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप वो आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी, जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि आपको MCQ 7 के जो भी टफ़ पॉइंट्स हैं, जो आपको लगते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं या फिर समझ नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी